हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ दीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन, जिसे सिनगैमी भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है और कैसे होती है, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन को डिटेल में। तो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है। फ्लावर की स्ट्रक्चर इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। उसमें सबसे ऊपर की ओर वर्तिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वर्तिका। और वर्तिका के ऊपर वाला सिरा कहलाता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा होता है ये कैसा होता है? चिपचिपा होता है। और यहाँ पर ये होते हैं एंथर, यानी कि परागकोश, जिसमें भरे होते हैं परागकण। जब परागकण स्फुटित होते हैं, यानी कि जो परागकोश होता है उसमें परागकण भरे रहते हैं, वो स्फुटित होते हैं, फट जाते हैं, तो परागकण कहाँ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। और वो धीरे धीरे कहाँ चले जाते हैं? वर्तिकाग्र तक चले जाते हैं। वर्तिकाग्र से होते हुए ये कहाँ जाते हैं? वर्तिका। और अंत में ये कहाँ चले जाते हैं? भ्रूणकोश में, जहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन ये दोनों एक ही है। तो निषेचन की क्रिया कब होती है? जब परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो चलिए हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है। ये कब होता है? जब परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, उसके बाद क्या होती है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और कहाँ होती है ये? जब वर्तिकाग्र पर नर युग्मक, वर्तिकाग्र पर कौन से? नर युग्मक आकर के, नर युग्मक क्या कहलाते हैं? परागकण। क्या कहलाते हैं? परागकण, मतलब कि पॉलन ग्रेन। परागकण को ही क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। तो जो पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण है, ये परागकोश से निकलते हुए कहाँ चले जाते हैं? वर्तिकाग्र पर। और यहाँ पर क्या हो जाती है? वर्तिकाग्र पर जैसे ही परागकण आ जाते हैं तो यहाँ पर परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। क्या, कौन सी क्रिया? ये परागकण वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं तो यहाँ पर कौन सी क्रिया? परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ये हमारा क्या है? वर्तिकाग्र। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर आए तो वहां पर परागण की क्रिया हो जाती है। अब जब परागकण कहाँ चले जाते हैं? वर्तिका से होते हुए, ये है जो लंबी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये पूरी नलिका समान संरचना, ये कहलाती है वर्तिका। ये क्या कहलाती है? वर्तिका। अब वर्तिका से होते हुए परागकण जो हैं वो आ जाते हैं भ्रूणकोश में। ये पूरा है भ्रूणकोश। ये क्या है? भ्रूणकोश। ये है हमारा अंडाशय, यानी कि ओवरी, और यहाँ पर भरे होते हैं अंडाणु। अंदर क्या होते हैं? अंडाणु भरे होते हैं। ठीक है। अब यही जो भ्रूणकोश है इसमें होते हैं फीमेल गैमीट, यानी कि मादा युग्मक। इसमें क्या होती है? फीमेल गैमीट। ये जो दिखाई दे रही है रेड कलर से, ये है अंडकोशिका। ये क्या है? अंडकोशिका, यानी कि एग सेल। जो अंडकोशिका होती है वो मादा युग्मक का निर्माण करती है, यानी कि फीमेल गैमीट का निर्माण करती है। तो अंडकोशिका में क्या पाया जाता है? मादा युग्मक। ये गैमीट का निर्माण कर लेती है। अब जब भ्रूणकोश में परागकण आ जाते हैं, ये किससे मिल जाते हैं? मादा युग्मक से मिल जाते हैं। नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, इन दोनों का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो निषेचन आ रही बात समझ में कि परागण की क्रिया के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक का अंडाशय या भ्रूणकोश में जाकर के मिलना और उसका युग्मनज बनाना, उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या एक और नाम दिया गया है जिसे कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी। तो ये तीन नाम होते हैं: निषेचन,
फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी ये तीनों एक ही हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और ये जो क्रिया है वो कहाँ होती है? भ्रूण कोश में होती है। यही क्रिया कहलाती है सत्य निषेचन। इसे हम क्या कहते हैं? सत्य निषेचन। क्योंकि इसके अंदर जितने भी आवृत बीजी हैं उनमें निषेचन 2 बार होता है। कितने बार होता है? 2 बार होता है। किसमें? सभी एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी पौधों में। जितने भी आवृत बीजी पौधे हैं उनमें निषेचन कितने बार होता है? 2 बार। ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट बना के लिख लेना। 2 बार निषेचन होता है। आगे हम बताएंगे कि इस निषेचन को कहते क्या हैं। तो जो पहला निषेचन है उसको हम क्या कहते हैं? सत्य यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है? मेल गैमीट मिल रहा हो, फीमेल गैमीट मिल रहा है। मेल गैमीट जो है वो कहाँ चले जाता है? भ्रूण कोश के अंदर चला जाता है और एग सेल यानी कि अंड कोशिका को फ्यूज कर देता है, उससे संलयित हो जाता है, जुड़ जाता है और क्या कर लेता है? निषेचन की क्रिया संपन्न कर लेता है। अब जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो किसका निर्माण होता है? हम देखेंगे जो बीजांड हैं, बीजांड जो बीजांड होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? वो बीज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बीज का निर्माण करते हैं। क्लियर? जो अंडाशय होता है, अंडाशय, अंडाशय किसका निर्माण कर लेता है? ये कर लेता है फल का निर्माण। किसका निर्माण करता है? आगे हम अगले लेक्चर में बीज का स्ट्रक्चर देखेंगे, बीज क्या कहलाते हैं। बीज तो सभी ने देखे होंगे लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। तो बीजांड जब परिपक्व हो जाते हैं तो किसका निर्माण कर लेते हैं? बीजों का निर्माण कर लेते हैं, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करके टिक करके लिख लेना। और अंडाशय जब परिपक्व हो जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। क्लियर? और निषेचन की क्रिया के बाद किसका निर्माण होता है? भ्रूण का, यानी कि जो भ्रूण कोश है वो किसका निर्माण करता है? भ्रूण का, है ना। तो इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। फिर एम्ब्रियो आगे जाकर के क्या बना लेता है? जाइगोट यानी कि युग्मनज। किसका निर्माण कर लेता है? जाइगोट। युग्मनज को क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं, है ना। भ्रूण विकसित होकर के युग्मनज का निर्माण कर लेता है और युग्मनज आगे जाकर विकसित हो जाता है और क्या बना लेता है? एक परिपक्व पौधा। पहले छोटा पौधा बनता है। कौन सा पौधा? छोटा पौधा। और फिर छोटा पौधा बड़ा होकर के क्या बना लेता है? बड़ा पौधा। क्लियर? युग्मनज विकसित होकर के बीज बनाता है और फिर बीज से ही, बीज जब अंकुरित हो जाता तब पौधे का निर्माण करता है ना। पहले शिशु पौधा बनता है, फिर ये बड़ा वृक्ष में विकसित हो जाता है। चाहे कोई भी पौधा हो, यही क्रिया संपन्न होती है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया आ रही बात समझ में कि ये कब होती है? जब परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो परागकण कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका में पहुँचते हैं और वर्तिका से ये जाते हैं अंडाशय में यानी कि भ्रूण कोश में चले जाते हैं। फिर वहाँ पे होती है एग सेल जो कि मादा युग्मक का निर्माण कर लेती है। अब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं या मिल जाते हैं और ये बना लेते हैं युग्मनज यानी कि जाइगोट। अब जाइगोट जब विकसित होता है तो ये बीज बना लेता है और बीज फिर पौधा बना लेता है। शिशु पौधा फिर बड़े पौधे में निर्मित हो जाता है। तो ये पूरी निषेचन के अंतर्गत आती है। जो ये निषेचन है इसे हम क्या कहते हैं? ट्रू निषेचन यानी कि सत्य निषेचन भी कहते हैं। और निषेचन को और कौन सा नाम दिया गया है? सिनगैमी। क्लियर? अब हम देखेंगे द्विनिषेचन। तो द्विनिषेचन में यहाँ जो संरचना दिखाई दे रही है ये भ्रूण कोश की संरचना है। अब भ्रूण कोश में बीचों बीच यहाँ पर ये होती है अंडकोशिका। इतनी बार चित्र बना चुके हैं, अब तक चित्र याद हो जाना चाहिए। और यहाँ पर ये होती है इसकी सहायक कोशिका। ये भी क्या कहलाती है? अंडकोशिका।
और आजू बाजू इसके प्रतिमुख यानी कि एंटीबोटल सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी? प्रतिमुख कोशिका। और बीचों बीच इसमें देख सकते हैं आप, ये जो होता है ये है केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। और ये केंद्रक जो है वो द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है। कौन सा न्यूक्लियस? सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक केंद्रक। ये जो द्वितीयक केंद्रक है ये पहले से ही 2n होता है, यानी कि गुणसूत्र की संख्या इसमें डबल होती है। अब हम देखेंगे कि द्विनिषेचन एक्चुअल में होता क्या है। वैज्ञानिक ग्रेगनार्ड ने बताया था। कौन से वैज्ञानिक? ग्रेगनार्ड। इन्होंने कहा था कि जितने भी आवृतबीजी होते हैं उनमें 2 मेल गैमीट यानी कि 2 नर युग्मक होते हैं। कितने? 2 नर युग्मक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है छोटा नर युग्मक और दूसरा होता है बड़ा नर युग्मक। वैज्ञानिक ग्रेगनार्ड के अनुसार आवृतबीजियों में हमेशा 2 नर युग्मक होते हैं, छोटा नर युग्मक और बड़ा नर युग्मक। तो इनने क्या कहा था कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेता है छोटा नर युग्मक। कौन सा नर युग्मक? छोटा नर युग्मक। लेकिन फिर एक और वैज्ञानिक आए थे, वैज्ञानिक नवाशिन। जिन्होंने, इनका पूरा नाम है S.G. नवाशिन। क्या नाम है? S.G. नवाशिन। अब ये याद रखना कि ये जो वैज्ञानिक है इन्होंने ही द्विनिषेचन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? द्विनिषेचन की। द्विनिषेचन जिसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो द्विनिषेचन के खोजकर्ता कौन है? वैज्ञानिक S.G. नवाशिन। ये याद रखना भाई। तो इन्होंने क्या किया था? सन 1898 में द्विनिषेचन की खोज की थी। इन्होंने बताया कि आवृतबीजी पौधों में क्या होता है, नर युग्मक जो होता है, बड़े वाले नर युग्मक हैं वो निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन। जो निषेचन की क्रिया पढ़ी थी वो अभी भूल जाइए आप, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जो नर युग्मक है, नर युग्मक कहाँ आ जाते हैं? भ्रूण कोश में आ जाते हैं। और किससे क्रिया कर लेते हैं? द्वितीयक केंद्रक से। किससे? द्वितीयक केंद्रक से। अब जब ये नर युग्मक जो कि n है किससे क्रिया करेगा? द्वितीयक केंद्रक से। तो ये कितना हो जाएगा? 3n हो जाएगा। मतलब कि इसमें जो फ्यूजन है वो कितने बार हो जाता है? 3 बार हो जाता है ना। तो इसे क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिक संलयन। क्या कहते हैं? त्रिक संलयन, क्योंकि इसमें 3n बन रहे हैं। जो केंद्रक होता है पहले से ही डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित होता है। अब इसमें एक और नर युग्मक आके मिल गया तो ये कितना हो जाएगा? ट्रिप्लॉइड हो जाएगा यानी कि त्रिगुणित हो जाएगा। कितना हो जाएगा? त्रिगुणित हो जाएगा। जब इसमें एक और मेल गैमीट आकर के मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। ट्रिप्लॉइड समझ रहे हैं? पहले केंद्रक कितना था? डिप्लॉइड यानी कि 2n था। अब इसमें एक और n आके मिल गया तो ये ट्रिप्लॉइड हो गया। तो इसे हम कहते हैं त्रिक संलयन, यानी कि इसमें संलयन जो है वो 3 बार हो जाता है। तो त्रिक संलयन बात समझ में आ रही है? जब n नर युग्मक 2n द्वितीयक गुणसूत्र द्वितीयक केंद्रक से जाकर के मिलता है तो इस प्रकार के निषेचन को यानी कि संलयन को हम कहते हैं त्रिक संलयन। क्या कहते हैं? त्रिक संलयन। अब भी हमने पढ़ा था इसके पहले निषेचन की क्रिया। ये जो निषेचन की क्रिया है और द्विनिषेचन की क्रिया एक ही पौधे में हो रही है, यानी कि एक पौधे में कितने बार निषेचन हो रहा है? 2 बार निषेचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पौधे में जब 2 बार निषेचन होता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं द्विनिषेचन। क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। जो पहला निषेचन है फर्स्ट, वो फर्स्ट निषेचन किसके साथ करता है? नर युग्मक। अभी हमने पढ़ा था कि जब नर युग्मक किससे मिलता है? अंड कोशिका से। किससे?
अंडकोशिका से, जिसे हम सत्य निषेचन भी कहते हैं। तो ये जो निषेचन है ये पहला निषेचन होता है। तो नर युग्मक जब अंडकोशिका से मिल जाता है तो क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अब जब सेकंड हम देखते हैं, सेकंड किसके साथ होता है, अब भी मैंने बताया कि त्रिक संलयन के बारे में। तो त्रिक संलयन क्या होता है, जब नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयित हो जाता है तो ये त्रिक संलयन कहलाता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड संलयन कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो क्या कर लेता है, केंद्रक 2n होता है पहले से, अब इसमें एक और नर युग्मक आकर के जुड़ जाता है। जब ये जो क्रिया होती है, जब ट्रिप्लॉइड बन जाता है तो क्या होता है, जो एंटीपोडल सेल है वो नष्ट हो जाती हैं। जो संलयन की क्रिया यानी निषेचन की क्रिया अंत होता है जब उसका, तो ये सहायक कोशिका और प्रतिमुख सेल्स कहाँ हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं पूरी तरह से। केवल क्या बचती है, अंडकोशिका का तो निषेचन हो जाता, केवल यहाँ पर ट्रिप्लॉइड सेल्स बचती हैं। तो सेकंड निषेचन किसके साथ होता है, नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक। तो हम देख सकते हैं कि आवृत बीजियों में निषेचन की क्रिया 2 बार कंप्लीट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। और त्रिक संलयन बात समझ में आ गई। अब हम बताएंगे कि जो द्विनिषेचन है उसकी खोज किसने की थी, वैज्ञानिक S.G. नवास्चिन ने सन 1898 में। ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जाम ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आप याद रखना कि डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, वैज्ञानिक S.G. नवास्चिन ने। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको ये नाम याद हो जाए, सन 1898 में। तो द्विनिषेचन समझ में आ गया। अब हम देखेंगे द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन के द्वारा ही क्या होता है, जैवक्षम बीजों का निर्माण होता है। तो जैवक्षम बीजों के निर्माण के लिए द्विनिषेचन अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद होता क्या है, जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, भ्रूण पोष बनता है। क्या बनता है, भ्रूण पोष। तो भ्रूण पोष के निर्माण के लिए भी क्या होता है, द्विनिषेचन अत्यंत आवश्यक है। किस किस के लिए आवश्यक है, जैवक्षम बीज। जैवक्षम बीज कैसे बनते हैं, जब क्या होता है, मेल गैमीट द्वितीयक केंद्रक से मिलता है तो नए नए बीजों का निर्माण होता है, नई वैरायटी वेरिएबल बीजों का निर्माण होता है। इसके लिए ही क्या होता है, द्विनिषेचन अत्यंत आवश्यक होता है। अब होता क्या है, जब भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है, नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक जब मिलता है तो नए नए ऊतकों का निर्माण भी होता है ना, नए टिश्यूज का निर्माण होता है। तो इसके लिए भी द्विनिषेचन आवश्यक है। नए ऊतकों के निर्माण के लिए भी द्विनिषेचन अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद हम देखेंगे कि यदि भ्रूण कोश का निर्माण होता है तो ही भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण किस पे डिपेंड होता है, भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश पे डिपेंड होता है। अगर भ्रूण कोश का निर्माण नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण भी नहीं होगा, है ना। तो भ्रूण के निर्माण के लिए भ्रूण कोश का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए भी द्विनिषेचन की क्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो द्विनिषेचन का महत्व हो गया। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।